नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। बहराइच दंगे को लेकर राजनीति अपने चरम पर है और एक के बाद एक नई नई तस्वीरें, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और नए नए बयान भी निकलकर सामने आए हैं। दो बयान दोस्तों हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक है अखिलेश यादव का, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वीडियो दिखाकर सबूत पेश किए हैं कि यहां पर किसकी साजिश थी। इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे। दूसरा बयान, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुरेश्वर सिंह की तरफ से की गई है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेताओं के नाम शामिल थे और उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, उस पर भी एक नई बहस छिड़ गई है। एक एक करके हम वो आपको सुनाने जा रहे हैं। प्रशांत शुक्ला पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, बहुत स्वागत है आपका। डिटेल में बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे इस पूरी खबर का। हमारे साथ और भी वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा अखिलेश यादव का बयान, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो सुनाइए, वो सुनाने की कोशिश कीजिए और दिखाइए कि किस तरह से अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है सरकार पर। सुनिए। जो बात मैंने पहले कही थी और फिर मैं दोहराता हूं, उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम बहराइच में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। उनके विधायक अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और क्या उसमें धाराएं लगवा रहे हैं कि इन्होंने षड्यंत्र किया और दंगा करवाया है। और जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मैं बधाई देना चाहता हूं पत्रकार को कि उसने हिम्मत जुटा करके कम से कम वो छिपे हुए वीडियो से जानकारी हासिल कर ली कि पुलिस प्रशासन था ही नहीं घंटों और उन्हें खुली छूट दी गई थी। इसी तरीके से हिटलर काम करता था। हिटलर अपने ट्रूपर्स को आगे कर देता था, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना करके आगे कर देता था। हिटलर के ज़माने में ये होता था कि पुलिस को खुली छूट दे दो या हटा दो पुलिस को और दंगा होने दो, घटना होने दो। और ये इसलिए कराया गया है क्योंकि बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। महंगाई का उनके पास कोई जवाब नहीं है, बेरोजगारी का उनके पास खत्म होने कोई जवाब नहीं है, आरक्षण ये छीन रहे हैं, संविधान के तहत और जो व्यवस्था है उसको नहीं लागू होने देना चाहते हैं। निवेश के नाम पर ये इनका पर्दाफाश हो गया है, इनकी पोल खुल गई है कि कहीं कारखाना उद्योग नहीं लगा है। और जिन्होंने इतने साल नहीं लगाया, अब उतने दिन भी नहीं रहेंगे इस सरकार में। सोचिए, जितनी सरकार चल गई है अब तो उतना समय भी नहीं बचा इनके पास। मैं आपसे कहूंगा कि वो वीडियो जरूर दिखाएं, सब देखें वो लोग। थाने के लोग जो है उसकी बात नहीं सुन रहे थे। लगातार मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं पहले कि किस तरीके से दंगे की साजिश थी। वीडियो चाहते हैं चलाएं। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर ये कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है। क्या ये हिंसा पहले से प्लान थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 3 किरदार सामने आए। अब इससे ज़्यादा और क्या हम दिखाएं। और सोचिए, यूपी के पूर्व डीजीपी साहब क्या कह रहे हैं। इस सरकार बनने के बाद सबसे पहले वो डीजीपी बने थे। वो क्या कह रहे हैं कि यूपी पुलिस बहुत दबाव में है, यूपी पुलिस बहुत दबाव में है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है, दंगाई पर कार्रवाई करने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आपको और क्या चाहिए बताइए। ये किसके इशारे पे हो रहा है आखिरकार? और पुलिस से बेहतर और पुलिस का सच कौन जानता होगा। तो ये अखिलेश यादव का बयान, इन्होंने एक वीडियो दिखाया है। उस वीडियो में क्या है वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, तफसील से बताएंगे कि उस वीडियो में है क्या। इसके साथ ही साथ एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जरा उसको भी सुन लीजिए। विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी चर्चाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर जोरों पर हैं, उनको सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। एक दुकान पे नहीं, कई दुकानों पे लगे हुए हैं, उनको विवेचक देखेगा और जो भी बलवा करने में होंगे, जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं है। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। बता रहे हैं यहाँ पर विधायक जी कि इसमें भाजपा का कोई है नहीं
और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं जो श्रीवास्तव जी हैं वो बीजेपी के हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं विधायक जी, कहना क्या चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। प्रशांत का रुख करेंगे। प्रशांत, सबसे पहले अखिलेश यादव ने जो वीडियो दिखाया उसका जिक्र करते हुए क्या क्या कुछ खास है उस वीडियो में, एक एक बात जरा समझाइए, बताइए। बहुत महत्वपूर्ण म्यूट है। हाँ। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पूरी रिपोर्ट है, डिटेल्ड रिपोर्ट, मैंने इसको स्टडी किया है। इसमें 3 बहुत अहम किरदार हैं। एक तो वो 2 गांव वाले जिनसे उस पत्रकार ने हिडन कैमरे में बातचीत की, पहला, और दूसरा महसी थाने के पूर्व अधिकारी जिनसे बात हुई, और तीसरा महसी थाने के मौजूदा मुंशी। ये 3 ऐसे किरदार हैं इस पूरे घटनाक्रम में जो प्रशासन से लेकर के शासन तक और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक की कलई खोलते हैं। और चौथा जो सबसे बड़ा किरदार है वो खुद विधायक सुरेश्वर सिंह है। विधायक सुरेश्वर सिंह 360 डिग्री अराउंड हो गए। कल की उनकी उनकी एफआईआर देखिए, और एफआईआर में जो दर्ज धाराएं हैं बीएनएस की 191(2), 191(3), बीएनएस 3 सबसेक्शन 5, ये जो धाराएं हैं बहुत गंभीर धाराएं होती हैं और सीधे तौर पर दंगों में इन धाराओं का जिक्र होता है। सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये धाराएं इस तरीके की है। और अर्पित श्रीवास्तव का आप जरा सोशल मीडिया प्रोफाइल घुमाइए, कौन नहीं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है अर्पित श्रीवास्तव के साथ? गृह मंत्री के साथ वो हाथ मिला रहे हैं, तमाम बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बीजेपी के जो स्थानीय इकाई है उसके बीच में जो टसल चल रहा है, विधायक सुरेश्वर सिंह वर्सेस अर्पित श्रीवास्तव, भाजपा को जो नगर अध्यक्ष हैं, उनके बीच टसल साफ तौर पर नजर आ। दूसरी बात, जो इस रिपोर्ट के आधार पर जो अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, उस पर मैं आता हूं। सीधे तौर पर जो दंगाई, जिन 2 दंगाइयों से बात की गई, आप गौर से अगर उस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे तो बहुत कायदे से उसमें बहुत साफ आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया। उसमें शख्स जो है उसका नाम है सबूरी मिश्रा। जिस शख्स से बात हो रही है उस रिपोर्टर की, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि दंगों का जब अगले दिन 14 तारीख के जो दंगे हुए, बाकायदा हजारों सैकड़ों की भीड़ गई, और उससे वो इसमें ये कह रहा है कि जिसको जो आगे है वही उसको आगे एक तरीके से ले जाता है पूरी कार्रवाई को, चाहे आगजनी करने की हो, चाहे दुकान जलाने की बात हो, शोरूम जलाने की बात हो। वो कबूल कर रहा है कि 25 से 30 गाड़ियां जलाई गई, उसमें आगजनी की गई। जी। और उसमें एक बहुत मौजू खबर और सामने आई, जिस शोरूम को जलाया गया 14 अक्टूबर के दिन, उस शोरूम के जो मालिक हैं वो शुक्ला है, वो सवर्ण बिरादरी से आते हैं, लेकिन उस शोरूम में जिनका पैसा लगा था, ऐसा कहा जा रहा है जिनका पैसा लगा था, वो मुसलमान है। आप ये समझिए कि ये नफरत किस हद तक फैली हुई है। यहां पर जब नफरत दिमाग पर चिंगार रही थी तो कोई जाति, कोई वो नहीं दिख रहा था, उसमें सिर्फ दिख रहा था मुसलमान एंगल। सिंपल सी बात है, इस पूरी रिपोर्ट में यही चीज नजर आई है। अब आते हैं दूसरे वाले एंगल पर, जो महसी थाने के पूर्व अधिकारी जिनसे बातचीत हुई और उन्होंने विधायक सुरेश्वर सिंह के हर दावे की पोल खोली है। विधायक सुरेश्वर सिंह आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा 4 दिन बाद मेरी एफआईआर दर्ज हुई। हाँ। बकौल महसी थाने के उस एक्स अधिकारी की जिसने इस स्टिंग ऑपरेशन में अपना बयान दिया है, नाम नहीं उसका छापा गया रिपोर्ट में, उसने ये कहा है कि ना सिर्फ महसी में बल्कि पूरे बहराइच में और महसी के इर्द गिर्द के जो 4-5 पुलिस थाने हैं, सिर्फ महसी की बात नहीं है, विधायक सुरेश्वर सिंह की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, कोई मामला दर्ज ही नहीं हो सकता। तो सवाल यह है कि विधायक सुरेश्वर सिंह ने 4 दिन बाद ही एफआईआर क्यों दर्ज कराई? सवाल तो इस पर भी उठने चाहिए। और उसके बाद ये सवाल और ये शक और ज्यादा तब गहरा हो जाता है जब एफआईआर की कॉपी आती, उसकी धाराओं का जिक्र मीडिया में तैरने लगता है कि ये दंगे की धाराएं लगाई गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जो एफआईआर दर्ज कराई उसमें बीजेपी के ही नेता के खिलाफ। उसके बाद अगर इनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
आप देखिए बड़ा चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, जो बयान हमने अभी अपने इस डिबेट शुरू होने से पहले, डिस्कशन शुरू होने से पहले चलाया, उसमें वो एक चीज का जिक्र कर रहे थे, उसमें वो 14 तारीख की घटनाओं का जिक्र करते नजर नहीं आ रहे थे। वो जिक्र कर रहे थे पत्थरबाजी, ईंटें चले, उसका जिक्र कर रहे थे। जबकि इनकी एफआईआर में देखिए किस चीज का जिक्र है। ये डीएम साहिबा के साथ सीएमओ से मिलने जाते हैं, सीएमओ के साथ जब वापस आते हैं, उसमें जिक्र है कि 14 तारीख को इनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई। इनकी जो इशूजू गाड़ी है उसका नंबर भी उस रिपोर्ट में है, एफआईआर में है, उसके शीशे टूटे जिसमें इनके बेटे बैठे हुए थे। तो आप ये समझिए कि 24 घंटे के भीतर सुरेश्वर सिंह का इस तरीके से अचानक से पलट जाना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा दबाव दर्शाता है कि एफआईआर में देयर इज ह्यूज कॉन्ट्रडिक्शन। आप ये समझिए, इनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो बयान है और इनकी जो एफआईआर है, कहीं से कहीं मेल नहीं खाती। नहीं तो किस तरह का कंफ्यूजन है या फिर किसी तरह का दबाव है कि 24 घंटे पहले तो आप कह रहे थे कि भाई ये लोग हैं, इन्होंने हमला किया है, सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, मेरे बेटे की जान बच गई, गाड़ी में बैठा था, कार के शीशे तोड़ दिए गए, पथराव कर दिया गया। उसमें जब पता चलता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, युवा मोर्चा के नेता हैं, नगर अध्यक्ष हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि केवल एक नाम, जब बाद में पता चलता है कि एक नाम है जो कि युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष है, बाकी कोई बीजेपी का नहीं है। वाह भाई वाह, ये कौन सी बात हुई प्रशांत, जरा ये बात समझाइए। जनता बेवकूफ थोड़े ना है कि आपके मन में जो कुछ आया तो बोल दिया, या फिर कहीं से कोई चिट्ठी आ गई, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूं कि सुरेश्वर सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक अर्पित श्रीवास्तव का नाम लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? आपने तो 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया ना, और जब वो 8 लोग अर्पित श्रीवास्तव के साथ आए थे जी, तो फिर वो सारे मामले, वो सारे नाम, उनके आगे पीछे, उनकी हिस्ट्री शीट, सब कुछ आपको पता है। आप जिले के बड़े नाम हैं, आपकी पुश्तें यहां से विधायक बनती रही हैं, दादा, पिताजी, आप तो इस पूरे इलाके के कर्ता धर्ता है ना, और आपको लोग उसी तरीके से आपको जानते हैं, समझते हैं, वैसे ही आपको लेते हैं, आपकी बातों को उतनी संजीदगी से लेते हैं। और जिस दिन तक दंगा शुरू हो रहा था, जिस दिन यह हिंसा हुई 13 अक्टूबर की शाम को, जिस दिन रामगोपाल को गोली मारी गई, उस दिन भी तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, एक तरफ डीजे में गाना बज रहा था, दूसरी तरफ ये एप्लीकेशन लिख रहे थे कि यह गंदा गाना चला रहे हैं। विधायक एप्लीकेशन तो आपको ये भी समझना पड़ेगा ना। नहीं, कौन एप्लीकेशन लिख रहा था? विधायक जी के बारे में ये बात चर्चा है, बहुत जोरों से इस बात की चर्चा है कि विधायक जी उस दिन, अब अरे आप विधायक हैं, एप्लीकेशन लिख रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन सबसे जो आपकी पहली प्राथमिकता जी, फर्स्ट प्रायोरिटी थी, वो ये थी कि वहां पर पर्याप्त जो है बल तैनात होना चाहिए था और सबसे पहले रोका जाना चाहिए था। जब प्रोवोकेटिव कंटेंट वहां पर लगातार चल रहा था, तो फिर वहां जो मौजूदा पुलिस अधिकारी थे, पुलिसकर्मी थे, उनको उस पर एक्शन लेना चाहिए था, और वो नहीं हुआ। और यहीं से तीसरे किरदार की शुरुआत होती है उस मुंशी की, जिसने उस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में बहराइच में उत्तर प्रदेश पुलिस की पोल खोली। मुंशी ने सीधे तौर पर स्वीकार किया कि उनके पास पर्याप्त पुलिस बल तैनात मौजूद नहीं था। 15 से ज्यादा जगहों पर मूर्तियों का विसर्जन होता है, तो पुलिस कहां पर पुलिस बल तैनात रहे। अच्छा, एक और बात, इस मुंशी की बात में और वो उन 2 दंगाइयों की बात में यहां पर जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। उसमें जो दंगाई उस रिपोर्टर से बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि 2 घंटे में महाराजगंज साफ कर देते, खत्म कर देते। अगर साथ के लोगों ने गद्दारी नहीं की होती, तो सवाल है ये है कि अगर सब इतना कुछ प्लान था, तो पता उन लोगों का भी होना चाहिए जो लोग साथ में थे, पहली चीज। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि उसने ये बात बाकायदा ऑन कैम रिकॉर्ड की है कि पुलिस की तरफ से 2 घंटे की छूट मिली थी। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि पुलिस ने 2 घंटे की छूट दी दंगाइयों को कि जाइए जो मर्जी है वो कर लीजिए, लूट लीजिए, फूंक दीजिए, सब कुछ। सरकार ने हथकड़ी पहना दी है, ये उनके साफ साफ लफ्ज है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि पुलिस को हथकड़ी पहना दी है सरकार ने। तो यहां पर क्या पुलिस की कार्यशैली पर भी निशान उठेंगे बहराइच दंगे को लेकर? देखिए, बिल्कुल एक कोई मामला नहीं है बहराइच दंगे के बाद। हालांकि वो मामला
थोड़ा सा उग्र हुआ, लेकिन वो शांत हो गया। मुजफ्फरनगर में भी हुआ, हमने देवरिया में देखा, उसी के इर्द गिर्द हमने बाराबंकी में देखा, टेंशन हुई। तो आप ये समझिए कि अगर ये सारी प्रिपरेशन पहले से नहीं होती। अच्छा, मैं इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये क्यों यहां पर दंगे की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। जहां कहीं भी, जिस भी पॉलिटिकली आप देखिए, चाहे वो विधानसभा सीट की बात हो, चाहे वो लोकसभा सीट की बात हो, जिस भी सीट पर जहां जहां मुसलमानों का वोट निर्णायक है या करीब करीब की स्थिति में आता है, वहां वहां इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है। चुनाव के दौरान बनती हुई देखी गई। मुजफ्फरनगर में हमने देखा 2012 में किस तरीके से चीजें वहां पर टेंशन हुई। फिर उसके बाद में उसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं बाकायदा उसमें कल्प्रिट हुए। तो ये देखा गया है तमाम सा, ये ट्रेंड सामने निकल करके आता है। आप तमाम सारे इलेक्शंस का, ऐसी जगहों का आप अगर एनालिसिस करें, चाहे वो जाति हिंसा की बात हो, चाहे वो धार्मिक हिंसा की बात हो, दोनों ही मामलों में इस तरीके का एक सेट पैटर्न देखने को मिलता है। महसी का जो मामला है, महसी में सबसे ज्यादा जो वोटर हैं इस विधानसभा सीट पर, सवर्ण बाहुल्य ये वोट विधानसभा है, लेकिन मुस्लिम जो वोटर हैं वो निर्णायक भूमिका में आते हैं। इसका मतलब यह है कि मुसलमान और ब्राह्मण मिलकर के इस सीट को किसी भी पार्टी को जिता सकते हैं या किसी भी पार्टी को हरा सकते हैं। ऐसे में इस सीट पर अब पॉलिटिकल लेगेसी की बात कर लीजिए तो सुरेश्वर सिंह से लेकर के उनके पिता, दादा और तमाम सारे लोग यहां से लगातार चुनाव जीतते आए हैं, लड़ते आए हैं। ऐसे में एक बड़ा पॉलिटिकल एक सर्कल भी बनता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे मामले के इर्द गिर्द, अगर आप देखेंगे। और जो सुरेश्वर सिंह की ये एफआईआर है, अगर इसको राजनीतिक गलियारों में इस एफआईआर की जो चर्चा है वो इस बात को लेकर के भी हो रही है कि 2 साल बाद 27 के चुनाव हैं और विधायकों को अपने क्षेत्र की राजनीति करनी होती है। लखनऊ और दिल्ली वाले उनको खाना और भोजन दाना पानी नहीं दे जाएंगे। तो ये सुरेश्वर सिंह की एक मजबूरी है एफआईआर दर्ज कराना। वो आज भारतीय जनता पार्टी में, पता चला कल किसी और दल में जाएंगे, उनको तो वहां की राजनीति करनी है। सवाल यही उठ रहा है प्रशांत भाई। एक बार और सुरेश्वर सिंह की बयान एक बार और से सुनाइए, एक बार फिर से सुनाइए जरा, दर्शकों को जरा सुने हम लोग कि वो क्या कह रहे हैं। कह रहे भाई बीजेपी के लोग इसमें शामिल नहीं है। एक नाम सामने आया है, किस तरह का ये कंफ्यूजन है जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं, सुनाइए। एक दुकान पे नहीं, कई दुकानों पे लगे हुए हैं, उनको विवेचक देखेगा और जो भी बलवा करने में होंगे, जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं है। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। प्रशांत भाई, भाजपा का इनके विचार से कोई है नहीं और बाद में जानकारी मिली कि ये अर्पित श्रीवास्तव जो हैं वो नगर अध्यक्ष हैं भारतीय युवा मोर्चा के, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। अब ये कैसे समझा जाए? ये विधायक जी क्या समझाना चाह रहे हैं? या तो मुझे तो लगता है विधायक जी से गलती हो गई। अगर उनको पता होता तो नगर अध्यक्ष पे एफआईआर नहीं दर्ज होती, एफआईआर नहीं होती। मैं यही तो कह रहा हूं, या तो ये रवानगी में एफआईआर करा गए और पता नहीं था कि अर्पित श्रीवास्तव कौन है और उन्होंने नाम लगा दिया। और धाराएं जो लगी हैं वो दंगे की धाराएं लगी हैं, बड़ी बड़ी धाराएं लगी हैं, जिसको लेकर आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कह दिया कि इनके विधायक खुद बता रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने दंगा कराया है। आज बड़ा हमला कर दिया अखिलेश यादव ने और अब यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। कैसे होगा भाई? आम का पेड़ आम का होगा, इमली का पेड़ इमली का होगा ना? या फिर इमली के पेड़ को आम बता देंगे? आप लिखित में देकर आ रहे हो पहले ना, और अब कह रहे हो कोई है नहीं। कैसे समझा जाए इसे? नेताओं से गलतियां जो होती है ना, कई बार जानबूझ के की जाती है। स्पीच में आप कई बार देखते होंगे जो तमाम बड़े नेता होते हैं, न सिर्फ भारत के बल्कि ग्लोबल लीडरशिप की अगर बात कर लें तो उसमें एक टर्म होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसको बेसिकली ये कहते हैं कि अगर आप कहीं स्पीच दे रहे हैं तो वहां पर एक पर्टिकुलर वर्ड पे क्रॉस कर देंगे और कहेंगे कि ये बोलना भी है और उसके बाद इस पर माफी भी मांगनी है।
ये भी एक तरीके का पॉलिटिकल मूव होता है, बड़ा स्मार्ट मूव होता है। और विधायक सुरेश्वर सिंह मुझे लग रहा है उस मूव से बड़ी अच्छी तरीके से चिरपरिचित है। उन्होंने अर्पित श्रीवास्तव को, जो क्षेत्रीय राजनीति है उसके जरिए उन्होंने अर्पित श्रीवास्तव को ठिकाने भी लगाने की कोशिश की है, और अब कह रहे हैं कि अरे हमको तो पता ही नहीं था। तो ये वो वाली स्थिति बन रही है, ये विद इन द पार्टी की टसल है। अच्छा, टसल से याद आया, जो रामगोपाल मिश्रा, जिस व्यक्ति की इसमें डेथ हुई, जो मारा गया, जिसकी हत्या हुई, और जिस व्यक्ति ने मारा, उस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हो रहा है, बकौल महसी थाने के पूर्व अधिकारी के द्वारा, जो इस स्टिंग ऑपरेशन में बोल रहा है, वो ये कहता है कि देखिए भाई, जो रामगोपाल मिश्रा थे और जो आरोपी जिसने गोली मारी, इनका तो पहले से टसल चल रहा था, इनकी अपनी पर्सनल दुश्मनी भी थी, और जिसने गोली मारी वो पेशेवर बदमाश है। तो एक पर्सनल दुश्मनी, एक तरीके से आप इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि एक पर्सनल दुश्मनी दो लोगों के बीच की किस तरीके से एक दंगे का रूप ले लेती है, वो उससे बेहतर सियासत का ये नमूना और कुछ हो नहीं सकता है। तो 13 तारीख की शाम से लेकर के रात तक जो हुआ वो तो हुआ ही, उससे ज्यादा जब उसमें कैटलिस्ट की जब भूमिका सबसे ज्यादा शुरू हुई, वो शुरू हुई 14 तारीख की सुबह से। आखिर हजारों लोगों की भीड़ को किसने उकसाया, किसने वो आमंत्रण दिया कि चलिए फूंक डालिए महाराजगंज को, किसने आमंत्रण दिया कि चलिए भैया गाड़ियों को जला दीजिए, अस्पताल को आग लगा दीजिए। जांच तो इसकी भी होनी चाहिए, और जांच में जब पुलिस अधिकारियों का नाम सामने आ रहा, पुलिस का नाम सामने आ रहा कि 2 घंटे की मोहलत मिली थी, और अगर पुलिस ही जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा? अगर आप ये कह दीजिए कि एसआईटी, ठीक है मैंने एक एसआईटी गठित कर दी और एसआईटी जांच करेगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की, मैं एक नॉर्मल जो एक जनरल स्क्रिप्ट होती है पुलिस की उसकी बात कर रहा हूं। एक इसमें जोड़ देता हूं, अखिलेश यादव ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा पूर्व उत्तर प्रदेश के, जो कि बताते हैं कि इस वक्त पुलिस वालों पर बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर में काम कर रही है पुलिस उत्तर प्रदेश की। ये अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है। और आप वहां पर बता रहे हैं कि एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, किसी मीडिया संस्थान ने वहां पर कराया है, शायद दैनिक भास्कर ने कराया है वो। जी दैनिक भास्कर, अगर मैं गलत नहीं हूं, जिसका वीडियो अखिलेश यादव ने दिखाया है। और वो बता रहे हैं कि 2 घंटे के लिए पुलिस की तरफ से छूट मिली थी, लेकिन लाठियां पहले भांज दी गई पुलिस की तरफ से, 2 घंटे इंतजार भी नहीं किया गया। ऐसी भी बातें भी निकल कर आई है क्या प्रशांत? देखिए उसमें क्या कहा गया, वो जो दोनों लड़के हैं वो ये कह रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर देखिए क्या कुछ कहा है। मैं आपको कोट है जो, वो मैं आपको बता देता हूं, सुना देता हूं। जी। कल तो हम लोग महाराजगंज में थे, यानी कि ये स्टिंग के हिंसा के एक दिन बाद का स्टिंग ऑपरेशन है, इस सेंटेंस से ये समझ में आ रहा है। कल तो हम लोग महाराजगंज में थे, 2 एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, दुकानें जल गई, कई महंगी महंगी गाड़ियां फूंक दी गई, कई बंदे एक साथ गए थे, जरूरी नहीं कि हम ही फूंकेंगे, जिसका नंबर आएगा वही फूंक देगा। कुछ लोगों ने गद्दारी की, वरना तो पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। आगे अगली ही लाइन ये है कि पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे, सारे पुलिस वाले हट भी गए थे। एक सेंटेंस में कहा जाता है कि पुलिस ने 2 घंटे का टाइम दिया था, और उससे पहले के सेंटेंस में कहा जाता है कि कुछ लोगों ने गद्दारी की। तो सबसे पहले तो उनको ढूंढा जाना चाहिए, उनको पुलिस से आमना सामना कराया जाना चाहिए कि भाई साहब पुलिस ने 2 घंटे का वक्त दिया था और ये आप लोगों ने गद्दारी की है, इसको लेकर के क्या आप लोगों की कोई कहीं से कोई अलग से मीटिंग हो गई थी क्या? ये भी तो समझना पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि एक पूरा का पूरा नेक्सस काम कर रहा था। एक मतलब मैं सिर्फ इसी स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, मैं कहीं से ऐड ऑन कुछ नहीं कर रहा हूं। आप मैं इसी की बातों को अगर आप समझिए तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर प्लान्ड वे में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बात बड़ी है प्रशांत भाई। देखिए समझने वाले तो समझ ही रहे होंगे, और इधर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमलावर हैं, उधर जो विधायक हैं बीजेपी के सुरेश्वर सिंह, वो अपनी बातों से पलट गए हैं, 24 घंटे के अंदर ही पलट गए हैं।
कल ही हम लोगों ने इस पर डिबेट की थी कि भाई तो एफआईआर कराई गई है और बीजेपी के लोगों के नाम है, तमाम मीडिया हाउसेस, मीडिया संस्थान की तरफ से इसको छाप दिया गया था, इसको टीवी पर चला भी दिया गया था। कुछ लोगों ने चलाया, कुछ लोगों ने दबी जुबान में चलाया। वो कैसे चलाते हैं दबी जुबान में, आपको पता है टीवी में कैसे काम होता है। लेकिन कुछ लोगों ने खुलकर बोला कि हाँ भाई बीजेपी के लोग इसमें शामिल थे। उसके बाद की राजनीति या फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ होगा प्रशांत भाई कि आज सुरेश्वर सिंह को यह कहना पड़ गया कि बीजेपी के लोग शामिल नहीं है। इसमें कहां से प्रूफ हो जाता है कि बीजेपी ने यहां पर दंगा कराया? ऐसी बातें कोई क्यों कर रहा है? ऐसा क्या मुझे लगता है सुरेश्वर सिंह से कहा गया होगा कि जो करना था वो कर लियो, बहुत जल्दी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ क्लियर करो कि इसमें भाजपा के लोग नहीं थे। देखिए, जब आपके सिर पर उपचुनाव हो और आप 24 में बुरी तरीके से हारे हो और ऐसे में दंगे का दांव आप पर उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा हो बकौल अखिलेश यादव, तो फिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी पड़ेगी, वरना इसका असर उत्तर प्रदेश की जितनी सीटों पर उपचुनाव हो रहा है सब पर होगा। और इसमें मुजफ्फरनगर की मीरापुर जैसी भी सीट है और खैर जैसी भी सीट है, जहां पर मुस्लिम्स डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। कुंदरकी है, सीसामऊ है, कुंदरकी है, 60% मुस्लिम मतदाता कुंदरकी सीट पर। तो सारी चीजें कुछ इस तरीके से एकदम उसको एक घेरे में रख करके डिजाइन किया गया है। ऐसा लगता है कि सब कुछ हिसाब से ही चल रहा है, लेकिन अचानक से कुछ संस्थानों ने, कुछ बड़े लोगों ने, बड़े पत्रकारों ने, बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इन सब की पूरी एक एक जो कील कांटे थे सबको बाहर निकाल दिया और कहा ये देख लीजिए, यहां से इस तरीके से इस पूरे मामले को बहुत खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया था। और अखिलेश यादव ने आज जो वीडियो चलाया वो आप ये समझ लीजिए कि उस वीडियो ने ऐसा काम कर दिया जिसे मुझे नहीं लगता कि अब भारतीय जनता पार्टी पाट पाएगी। ये वीडियो बहुत खतरनाक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये वीडियो सामने आया और सुरेश्वर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, एफआईआर दर्ज होने के बाद, ये इस बात की तस्दीक करता है कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा के उपचुनाव में किस हद तक उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकी हुई है। नहीं देखिए प्रशांत भाई, हम लोग सीधे तौर पर ये नहीं कह रहे हैं, चलिए कोई प्रूफ आ जाए, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसका विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो अखिलेश यादव डे वन से कह रहे हैं कि ये दंगा जो है सरकार ने कराया है, बीजेपी ने कराया है। ये पहली बात, मुख्य विपक्षी दल के नेता अखिलेश यादव ये बात डे वन से कह रहे हैं। उसके बाद से ये एफआईआर होना सुरेश्वर सिंह बीजेपी के विधायक की तरफ से, और उसमें बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष का नाम आना, उसके खिलाफ एफआईआर होना, और जो धाराएं लगी हैं वो बड़ी गंभीर धाराएं हैं। दूसरा सवाल ये उठता है, तीसरा सवाल ये कि आज सुरेश्वर सिंह कह रहे हैं कि भाई हम जो है इसमें बीजेपी का कोई शामिल नहीं था। एक नाम बाद में पता चला कि ये ऐसे ऐसे नाम है, श्रीवास्तव जी का नाम आ गया है। चौथी बात जो सबसे अहम है, जो ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया है दैनिक भास्कर की तरफ से, मैं कोट कर रहा हूं कि दैनिक भास्कर की तरफ से ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया है और इसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, तो इस पर विश्लेषण करना बनता है। अब इस पर इतनी सारी बातें निकलकर जब सामने आ गई हैं तो कोई कैसे मुंह मोड़ सकता है, कोई कैसे अपनी आंखें बंद कर सकता है? लोग सवाल तो उठाएंगे ना उपचुनाव में। क्या अब ये दांव उल्टा, क्योंकि अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी जिस एग्रेशन, आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रही है वो इस मुद्दे को जाने नहीं देगी उपचुनाव में। और जो मुस्लिम इलाके हैं जहां पर 60%, जैसे कुंदरकी है, कुंदरकी बहुत मजबूत है समाजवादी पार्टी के अगर लिहाज से देखा जाए तो, सीसामऊ है जहां पर बीजेपी का भी सांसद जीते हैं, कानपुर में बीजेपी के लिए उम्मीद जग सकती थी, मीरापुर है आरएलडी के साथ लड़ रही है बीजेपी, तो वहां पर मजबूत मानी जा सकती थी। लेकिन अब यहां जब प्रचार करने के लिए, जनसभा करने के लिए अखिलेश यादव जाएंगे तो इन मुद्दों को जरूर उठाएंगे, और इसका क्या फायदा क्या नुकसान होगा, एक छोटा सा विश्लेषण प्रशांत भाई उसका भी। देखिए, फूलपुर से शुरू करते हैं, क्योंकि बहराइच और फूलपुर का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा आप देखेंगे कि आसपास का, या देख ले एक ही पूरे इलाके का रीजन के हिसाब से अगर देखें तो अवध और फूलपुर और पूरा पूर्वांचल। मुस्तफा सिद्दीकी को यहां से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। मुस्तफा सिद्दीकी कौन है? मुस्तफा सिद्दीकी बहुजन समाज पार्टी के एक दौर में बड़े कद्दावर नेता रहे, 3 बार के विधायक रहे वो।
तो आप ये समझिए कि यहां से अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर, और अगर फूलपुर का आप इक्वेशन देखेंगे, जातीय समीकरण देखेंगे, तो वहां पर मुस्लिम्स, यादव और दलित, इन तीन कॉम्बिनेशन के जरिए समाजवादी पार्टी अपना दांव लगा रही है। मुस्तफा सिद्दीकी वो व्यक्ति हैं जिनके साथ बहुजन समाज पार्टी का कैडर बड़ा मजबूती के साथ है। 2022 का विधानसभा चुनाव आप देखेंगे तो मुस्तफा सिद्दीकी मात्र 2700 वोट से प्रवीण पटेल से हार गए। लेकिन आप 2024 का लोकसभा चुनाव देखेंगे और उसमें इस विधानसभा की अगर बात करेंगे तो 28,000 वोटों की लीड दिलाई थी समाजवादी पार्टी को यहां से मुस्तफा सिद्दीकी ने। ऐसे में बहराइच की ये जो घटना है, इस घटना से समाजवादी पार्टी जहां एक तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही थी भाजपा, वो दांव भाजपा के लिए ही उल्टा पड़ गया। ये फूलपुर की बात बताई मैंने। सीसामऊ आप करें, सीसामऊ का हम करें, अगर 1% कोई असर नहीं पड़ा इस मामले का, तो भी वहां से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतने जा रही। भाई इरफान सोलंकी परिवार की वो पुश्तैनी एक तरीके से आप कह लीजिए, वो विधानसभा सीट है वहां। प्रशांत भाई, कौन जीतेगा कौन हारेगा हम उस पर मजबूत है, ठीक है। समाजवादी पार्टी बीजेपी को जब लोगों ने लाइटली लिया, मैंने कल भी कहा था कि उसने फायर बैक किया है और रिजल्ट उल्टे आए हैं। तो सीसामऊ में अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मेहनत करती या कोई चुनौती देने की कोशिश करती, मेरा तो सीधा सवाल ये है कि जहां जहां ये मुस्लिम आबादी है वहां वहां पर अखिलेश यादव इसका मुद्दा उठाएंगे, बनाएंगे, और क्या उसका फायदा सपा को मिलता दिखाई दे सकता है क्या? मैं उन सिचुएशन पर बात कर रहा हूं। बिल्कुल उसका पूरा फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने यही कैंडिडेट घोषित, मुस्तफा सिद्दीकी हो गए, दूसरे आप नसीम सोलंकी हो गई, और तीसरे हाजी रिजवान कुदरकी से। तो 3 तो मुस्लिम कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के। कादिर राणा की बेटी, बहू सुम्बुल राणा, हाँ, पुत्र वधू उनकी। तो मीरापुर में भी बड़ा मतलब ये जो चारों सीटें हैं, यहां पर सीधे तौर पर वही कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई थी पहले से सियासी तौर पर। भारतीय जनता पार्टी इस पूरी बहराइच का घटनाक्रम से, मुझे नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में शामिल है, उसके नेता शामिल है या नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पुलिस ने अपना काम ढंग से नहीं किया, और प्रशासन के कंट्रोल की जिम्मेदारी शासन की होती है, सरकार की होती है। उस पहलू से भी, उस एंगल से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पूरी घटना एकदम उल्टी पड़ी है। और अब ना सिर्फ इसका नैरेटिव लखनऊ से बनाया जाएगा, बल्कि जिन लोगों को वहां पर समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, वो गांव-गांव जाकर के, एक-एक बूथ पर जाकर के, घर-घर जाकर के इस बात की एकदम चिट्ठी लिख देंगे एक-एक घर में। तो आप ये समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी अब इस मुद्दे को छोड़ने नहीं जा रही है। भाई 25 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है। उसके बाद से मामला उसी पे आना है, पूरी तरीके से प्रचार पे ही लगेगा आदमी, और सारी के सारे पत्ते खुल चुके होंगे। ऐसे में बहराइच की ये जो घटना है, ये समाजवादी पार्टी के लिए आप ये समझ लीजिए कि राजनीतिक तौर पर, मैं राजनीतिक तौर पर कह रहा हूं, घटना बहुत दुखद है, लेकिन राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए यह प्लस पॉइंट हुआ है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का यह सेल्फ गोल कहा जा सकता है, अगर अखिलेश यादव के आरोपों में दम है तो, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो भास्कर का वो स्टिंग ऑपरेशन चलाया, और जैसा वो कल तेज प्रताप यादव के नामांकन में साफ तौर पर खुलेआम उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित दंगे थे बहराइच में। ऐसे में यह पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जानेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, हम ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं बतौर पत्रकार, इसलिए जो है जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं केवल उन्हीं पर हम डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन, उसने बहुत बड़ी बातें विश्लेषण बनता था, उस पर बातचीत होने भी लगी है। अखिलेश यादव अगर मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर यहाँ पर कोई बात उठाते हैं तो उसको नजरअंदाज कैसे किया जाए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये सरकार दंगे करा रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिस तरह से एफआईआर करा रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी का कोई इसमें शामिल नहीं था, तो सवाल तो उन पर भी उठेंगे। अब राजनीतिक तौर पर, जैसा कि प्रशांत शुक्ला बता रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर अगर राजनीति के चश्मे से देखा जाए तो इसमें आगे आने वाले वक्त में परेशानी
बीजेपी के लिए और भी ज्यादा खड़ी। विपक्ष अब इन मुद्दों को छोड़ने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया और आगे अपडेट के लिए भारत एक सोच के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत शुक्रिया।